इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। मिट्टी और खपरेल की छतों वाला एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के एक सादे से घर में मनोज रहता था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी दो बहनें सरिता और रेशमा थीं। पिता के गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर आ गई थी। उसकी आंखों में सपने तो थे, मगर उन सपनों से ज्यादा गहरी थी अपनों की चिंता। इसी चिंता के बीच एक दिन वो रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला गया। जाते समय उसकी मां की आंखें नम थीं और बहनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे घर की दीवारों से ही सहारा छिन गया हो। शहर पहुंचकर मनोज ने बहुत संघर्ष किया। काम की तलाश में वो गलियों गलियों भटकता रहा। आखिरकार उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला, जहां वो 10 और लोगों के साथ रहता था। वो कमरा एक लंबी सी चौल में था। उस इलाके का नाम धारावी था। बारिश के दिनों में चौल के सामने कीचड़ भरे रास्तों में पानी भरा रहता। गड्ढों में जमा पानी में आसमान का धुंधला सा अक्स दिखाई देता, मानो उसकी किस्मत भी उसी पानी की तरह ठहरी हुई हो। उधर गांव में उसकी मां सबको बड़े गर्व से बताती, मेरा बेटा शहर में है, उसका अपना बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, दफ्तर में बहुत बड़े ओहदे पर काम करता है, उसके पास नौकर चाकर भी हैं। मां की बातों में झलकता गर्व उसके टूटे दिल की ढाल बन जाता, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मनोज रोज 20 रुपए बचाने के लिए सुबह अंधेरे में ही उठ जाता, चूल्हे पर जल्दी जल्दी खाना बनाता और फिर लंबा रास्ता पैदल तय करता। दिन भर थकान उसके पैरों से लिपटी रहती, मगर चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी बनी नो बौटकर वो चौल के आखिरी छोर पर लगे हैंडपंप से पानी भरता, एक कोने में बैठकर अपने कपड़े धोता, फिर छोटी सी केतली में चाय बनाकर शहर के बस डिपो पर बेचने निकल जाता। भूख लगती तो बस एक समोसा और 3 पाव खाकर खुद को समझा लेता, यही काफी है। रात को उसकी मां फोन का इंतजार करती रहती, जैसे सूखी जमीन बारिश की पहली बूंद का इंतजार करती है। जब मनोज का फोन आता तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, मां, मैं बहुत खुश हूं, अच्छी नौकरी है, मजे से खाना खाता हूं और मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए हैं सरिता की शादी की तैयारी के लिए। मां की आंखों में यह सुनकर चमक आ जाती, उसके चेहरे पर सुकून की लकीरें खिंच जाती, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। और उधर शहर की भीड़ में खड़ा मनोज आसमान की तरफ देखता। उसकी आंखों में थकान भी होती और अपनों के लिए जीने का अटूट हौसला भी। एक दिन दोपहर की तपती धूप के बीच मनोज के पास सरिता के ससुराल वालों का फोन आया। फोन की घंटी जैसे किसी अनहोनी की आहट बनकर उसके दिल में उतर गई। उधर से आवाज आई, हमने शादी की तारीख तय कर दी है, अब बस 1 महीना ही बचा है, कार्ड भी बढ़ चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। हमारे बेटे को 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए, इसके लिए 4 लाख लगेंगे। तुम शादी से 1 हफ्ता पहले हमें पैसे दे देना, ताकि हम उसी गाड़ी से दुल्हन सरिता बिटिया को लेने आए। ये सुनते ही मनोज के होंठ सूख गए। दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम सी गई। वो बस धीमी आवाज में जी जी कहकर फोन रख देता है। कमरे की दीवारें उसे अचानक बहुत तंग लगने लगी, जैसे उसकी उम्मीदों का आसमान सिमटकर एक कोने में कैद हो गया हो। कुछ देर बाद वो ये बात अपनी मां को बताता है। मां के चेहरे पर एक पल को चिंता की गहरी लकीरें उभरती हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, बेटा, मन तो नहीं है, पर अब तुम इतना कमाते हो कि थोड़ा बहुत तो हमें देना ही चाहिए। आखिर सरिता की खुशियों का सवाल है। मनोज अपनी मां की आवाज में छुपी मजबूरी और उम्मीद दोनों को महसूस कर लेता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मां, कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पर यह कहते हुए उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। रात को वो चौल की छत पर जाकर आसमान को देखता है। शहर की चकाचौंध के बीच भी उसे अपना गांव याद आता है, मिट्टी की खुशबू, मां का स्नेह, बहनों की हंसी। लेकिन आज इन सब यादों पर चिंता का काला साया छा गया था। उसका दिमाग काम करना बंद सा कर देता है। वो बार बार सोचता, आखिर करूं तो क्या करूं? शादी में अब बस 1 महीना ही तो बचा है, इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी थी।
दिल में डर था कि कहीं बहन की खुशियां अधूरी न रह जाएं, और इसी डर के साथ वो हर रात खुद से जूझता रहता। एक दिन मनोज ने अपने कमरे में रहने वाले दोस्त से अपना दुख साझा किया। उसने बताया कि बहन की शादी के लिए उसे 4 लाख रुपए चाहिए और वो बहुत परेशान है। दोस्त ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं तुम्हें एक ही रात में 4 लाख रुपए दिला सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। भोला भाला मनोज बिना ज्यादा सोचे मान गया। तब उसके दोस्त राजू ने कहा, आज रात तुम्हें एक बड़े से बंगले के बाहर खड़े होकर पहरा देना है, बस चुपचाप। बहन की शादी की चिंता में डूबा मनोज डर और उम्मीद के बीच झूलता हुआ उस रात बंगले की ओर चल पड़ा। मनोज रात भर टॉर्च लेकर एक बड़े बंगले के बाहर पहरा देता रहा, जबकि उसका दोस्त राजू और उसके साथी अंदर चले गए। उसे समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है, पर वो चुपचाप अपनी ड्यूटी करता रहा। सुबह राजू ने उसे 4 लाख रुपए दे दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर मनोज की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। उसने हैरानी से पूछा, राजू, इतने छोटे से काम के लिए मुझे इतने पैसे क्यों मिले? राजू हंसते हुए बोला, अरे दोस्त, ये मुंबई है, यहां ऐसे ही काम की इतनी कीमत मिलती है। अब तुम आराम से गांव जाओ और अपनी बहन की शादी कराओ। इतने पैसे देखकर मनोज बहुत खुश हो गया। उसने पैसे तुरंत मां को भेज दिए और फोन पर कहा कि वो जल्द ही छुट्टी लेकर गांव आएगा, ताकि सरिता की शादी अच्छे से हो सके। मां भी यह सुनकर सुकून और खुशी से भर गई। पैसे भेजने के बाद उस रात मनोज गहरी नींद में सो गया था। अचानक तेजी से दरवाजा खटखटाया गया। वो घबरा कर उठा और दरवाजा खोला तो 4 नकाबपोश लोग डंडे रॉड लेकर अंदर घुस आए। उन्होंने बिना कुछ सुने मनोज को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और कहते रहे कि उनके घर में चोरी हुई है। मनोज ने दर्द में धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक आदमी बोला कि वो बंगले के बाहर कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। तब मनोज को समझ आया कि उससे अनजाने में क्या गलती हो गई। वे लोग उसे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। सुबह एक पड़ोसी ने उसकी हालत देखी और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मनोज की हालत बहुत नाजुक थी। 2 दिन बाद मनोज को होश आया। वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। उसने हिम्मत करके मां को फोन किया और हालचाल पूछा। मां ने चिंतित आवाज में कहा, मैं 2 दिन से फोन कर रही थी बेटा, क्या हुआ? परसों सरिता की शादी है। मनोज ने अपनी टूटी सी आवाज संभालते हुए कहा, काम बहुत है मां, छुट्टी नहीं मिल रही। आप तो जानती हो, मेरे बिना यहां काम नहीं चलता। मां ने उदासी से कहा, अगर तू आ जाता बेटा तो बहुत अच्छा लगता। मनोज ने चुपचाप फोन काट दिया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव में सरिता की शादी अच्छे से हो गई। उधर मनोज अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव, अपनी मां के पास पहुंच गया। शहर के दर्दनाक अनुभव ने उसे अंदर से इतना डरा दिया था कि उसने कभी दोबारा शहर न जाने का फैसला कर लिया। उसने गांव में ही खेती करना शुरू किया और सादगी से अपना जीवन बिताने लगा। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।